नमस्कार, प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। एक सर्वे आया है और वो सर्वे किसी एजेंसी या किसी अखबार का सर्वे नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद एक टीम है, जो ऑफिशियल टीम है, उसने एक सर्वे निकाला है और वो सर्वे ये बताता है कि भारत में किस धर्म के लोगों की संख्या कितनी है। उस सर्वे से एक बात निकल के आई है कि 1950 से 2015 के बीच भारत में हिंदुओं की आबादी 7.82% कम हुई। उसी के सापेक्ष मुस्लिमों की आबादी देश में 43.15% से बढ़ी है। बढ़ने वाली कुछ और आबादियां हैं। क्रिश्चियन आबादी वो 2.24 थी 1950 में, वो बढ़ के 2015 में 2.36 हुई है, जबकि सिखों की आबादी जो 1950 में 1.24 थी, वो बढ़ के 1.85। कहने को तो ये रिपोर्ट इसलिए निकाली गई कि भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति क्या है, यानी बहुसंख्यक हिंदू को छोड़ के इस देश के सभी अल्पसंख्यक, केवल जैन और पारसी को छोड़ के इन सभी के जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन जैसे ही ये सर्वे आया, उसके बाद चर्चा एक दूसरे तरफ निकल गई कि भारत में हिंदू कम हो रहा है। बिल्कुल, भारत में हिंदू कम हुआ है, ये प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार समिति की रिपोर्ट कहती है। लेकिन अगर भारत में हिंदू कम हुआ है और मुसलमान 43% के लगभग आगे बढ़ा है, तो क्या मुसलमानों हिंदुओं की जनसंख्या की कीमत पर इस देश के अल्पसंख्यक, मुसलमानों को अल्पसंख्यक नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी अब यहाँ पर चूंकि कानूनी रूप से कहा जाता है, तो मुसलमानों की जनसंख्या क्या हिंदुओं की कीमत पर बढ़ी है? हमारे साथ है बाबा रामदास, हमारे साथ है गहलोत जी। बाबा जी, जब से ये सर्वे आया है, हिंदू कम हो गए, हिंदू कम हो गए, वो दिखाई भी दे रहा है। हिंदुओं की जनसंख्या क्या मुसलमानों की बढ़ती हुई जनसंख्या की कीमत पर कम हुआ? क्या कहेंगे आप? ये कौन सा, ये कहां किस घड़े से तर्क निकाला गया है कि हिंदुओं की कीमत पर मुसलमान बढ़ गए? अरे भैया, अपनी अपनी प्रोडक्शन फैक्ट्री है, उनकी फैक्ट्री है, धकाधक हर 9 महीने पे बच्चा पैदा कर रही है। साला एक एक जो है 14 तो बच्चा पैदा कर रहा है। तुम्हारी दम है तो तुम भी करो ना, है? बच्चा पैदा करने में जोर लगता है, उसकी तरफ फोकस होना चाहिए, प्रोडक्शन लाइन दुरुस्त रखनी पड़ती है। किसने रोका है आपको? आपके कितने बच्चे हैं पहले मुझे बताइए। आप काहे दुइये ठो है ना, 14 ठो काहे नहीं किए? यहां चिंता व्यक्त कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, आपको बहुत चिंता है, हिंदू की जनसंख्या कम हो गई, मुसलमान बढ़ गया, काहे नहीं पैदा किए 14 ठो बच्चा? व्यालोक जी करेंगे 14 ठो, खुद करोगे 2 ठो। है व्यालोक, तुम काहे एक कब रुक गया जी? तुम काहे नहीं 28 ठो लड़का पैदा किया? अब ऊपर से क्या सोच रहे हैं हम काहे करें? व्यालोकवा करेगा 14 ठो बच्चा पैदा? हाँ बोलिए। बाबा जी, आप सबको तोहमत दे रहे हैं। आपने तो वानप्रस्थ लेके पूरा जो है वो मामला ही खत्म कर दिया। नहीं, अब 60 साल की उम्र मैं क्या करूंगा? है मैं, हाँ बोलिए। व्यालोक जी कुछ ऐसा कह रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमारे पास 83 साल के भी उदाहरण हैं। और व्यक्ति अगर मेहनत और पुरुषार्थ से लगा रहे तो उम्र इज जस्ट अ नंबर, और चमत्कार तो घटित होते ही रहते हैं। हमें आप पर भी भरोसा है। सर इशू वो नहीं है, देखिए ट्रकों के पीछे लिखा रहता है जलो मत रीस करो। ट्रकों के पीछे बहुत बड़ा बड़ा दिव्य ज्ञान लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ पे नहीं करते हैं। सर मुसलमान धकाधक बच्चा, एक मेरे एक मित्र हैं जोशी जी, बहुत बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, विश्व के जाने माने। सर वो उनके यहाँ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था मुंबई में। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो पढ़ा लिखा होता है, ऐसा तो है नहीं, और 3-3.5 लाख रुपया सैलरी है उसका। तो वो आया इनके पास, बोला सर हमको छुट्टी चाहिए। तो उन्होंने बोला काहे छुट्टी चाहिए जी? तो बोला सर वो सलमा
को अस्पताल को दिखाना है। तो बोले सलमा क्या हो गया? बोले सर वो सलमा फिर से प्रेग्नेंट है। तो बोले अरे साला तुम क्या कर रहा है जी? साला 4 साल पहले तुम्हारा शादी हुआ है, साढ़े तीन साल पहले 4 बच्चा तुम पैदा कर चुका है, साला सलमा फिर 5वां प्रेग्नेंट है? तो वो बोला सर इसमें अब हम क्या कर सकता है, ये तो ऊपर वाले की देन है। तो बोला दबे हो, ऊपर वाले की नहीं नीचे वाले की देन है। इस साला इस सब तुम लोग खुद को बेवकूफ बनाना बंद करो। ऊपर वाला नहीं देता है बच्चा, नीचे वाला देता है। तो सर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और उसकी बीवी मिलके 4 साल में 3 बच्चा पैदा किए और 5वां की तैयारी कर दिए थे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मुंबई में है। सर अगले पुरुषार्थी है, मेहनत कर रहे हैं, बच्चा पे बच्चा पैदा कर रहे हैं, तो जनसंख्या बढ़ेगी, क्यों नहीं बढ़ेगी? इसलिए खामखा का रेटोरिक बंद कीजिए। आप लोग भी हचक के जो है हर 9 महीने पे एक बच्चा पैदा करिए, अपने आप लोग की भी जनसंख्या बढ़ जाएगी। नई जनरेशन से बोलिए, अपने लड़के को अभी से समझाना शुरू कीजिए, हे बचवा कम से कम 14 ठो लड़का पैदा करे क्या बेटा तो के, क्योंकि हिंदुओं की जनसंख्या खतरे में है, हिंदुत्व खतरे में है, और बेटा तुम ही हो, तुम्हारे से ही आशा है। अपने लड़के को समझाइए, 14 लड़का कम से कम पैदा करेगा, अपने आप भारत की हिंदुओं की जनसंख्या कंट्रोल में आ जाएगी। सर सॉल्यूशन पे फोकस करिए ना। प्रॉब्लम जनसंख्या कम हो गई है, जनसंख्या कम हो गई। हिंदुओं को बोलिए 16 साल में प्रोडक्शन लाइन चालू कर दे। यहाँ साला 35 साल तक बच्चे बुढ़े हो जा रहे हैं, ब्याह नहीं कर रहे हैं, कैसे जनसंख्या बढ़ेगी? 16 साल के लौंडे का ब्याह कर दीजिए और तय प्रोडक्शन पे प्रोडक्शन, दिन रात 3 शिफ्ट में गाड़ी चलाई, फैक्ट्री चलाइए, साला कहते नहीं प्रोडक्शन बढ़ेगा। हफ्ते में 1 दिन फैक्ट्री चलाते हैं, बोलते हैं प्रोडक्शन हो नहीं रहा है। हाँ ठीक है सर, मुझे बिल्कुल मुझे सुनिए, अगला 4 ठो फैक्ट्री चला के 3 शिफ्ट चला रहा है, कैसे नहीं होगा उसका प्रोडक्शन ज्यादा? जी बिल्कुल मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जब भी हम कोई चर्चा शुरू करते हैं तो सामान्यतः क्या होता है कि लोग बात जो है वो समस्या पर बात करते हैं। मुझे बड़ी खुशी है, अत्यंत प्रसन्नता है कि बाबा जी आपने अपने शुरुआती टेक में ही समाधान दिया है। ये समाधान किस तरह का है, हालांकि इस समाधान के दुष्परिणाम क्या निकलेंगे वो अलग इश्यूज हैं कि भाई एक हमारे युवराज हैं कांग्रेस के, वो खटाखट पैसा बांट रहे हैं, आप जो कह रहे हैं धकाधक, तो इसके दुष्परिणाम क्या होंगे, ये कितना वास्तविक सॉल्यूशन है ये भी देखना पड़ेगा। व्यालोक भाई, मैं आप तक आता हूं। मैंने जो प्रश्न उठाया था कि ये आंकड़े बता रहे हैं कि हिंदुओं की आबादी कम हुई है और उसके बनस्पति केवल पारसी और जैन को छोड़ के बाकी सभी की आबादी बढ़ी है, जिसमें एज यूजुअल मुसलमान सबसे ज्यादा योगदान उसमें रख रहे हैं। 43% प्लस उनकी आबादी बढ़ी है। सवाल यहां जैसे ही ये प्रश्न आया तो मैंने कहा कि आर्थिक सलाहकार समिति जो होती है प्रधानमंत्री की, उसने ये आंकड़े इस लहजे में दिए कि भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति लगातार अच्छी हुई है। उसी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 1950 के बाद से लेकर 2015 तक लगातार बेहतर स्थितियां हुई हैं अल्पसंख्यकों की भारत में। लेकिन वहां से ये चीज जो उड़ी है, तो भारत में ये ट्रेंड बन गया है, चाहे मोदी के हेटर्स हो चाहे मोदी के सपोर्टर्स हो, हर चीज का सलूशन मोदी के पास है। बहुत सारे लोगों ने ये चर्चा शुरू की, मोदी जी कुछ करिए, मोदी जी कुछ करिए। मैं बाबा जी की शुरुआती बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखते हुए कह रहा हूं कि अरे भाई, वह बढ़ा रहे हैं उसको मोदी जी कैसे रोक लें? तुम नहीं बढ़ा रहे हो अपनी आबादी, तुमको कैसे तैयार कर दें? तो इसमें प्रधानमंत्री जी की भूमिका कहां है, सरकार की भूमिका कहां है, समाज की भूमिका कहां है, और क्या आप वाकई देखते हैं कि यह एक चिंताजनक स्थिति है? सबसे पहले तो ये जो पूरी बातचीत आई है, इसको
बहुत हल्के तौर पर लेने की भी जरूरत है, जैसा कि हम लोगों ने लिया और शुरुआत में हास्य बोध के साथ अपनी बात कही। और अभी आप जब प्रधानमंत्री जी का कर रहे थे जिक्र, तो मेरे दिमाग में एक बिंब उभरा कि कोई कपल लगा हुआ है और उसके सामने जाके प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं खबरदार जो अगर तुमने कुछ किया, या फिर किसी कपल को उत्साहित कर रहे हैं उसके बेडरूम में जाके कि करो बच्चा करो। तो ये सारे बिंब आते हैं, लेकिन आप देखिए कि सबसे पहले इस रिपोर्ट को अवमूल्यित करने की क्या कोशिश हुई और इस रिपोर्ट को कैसे खारिज किया गया। दो तर्क आए इसके कि पहली बात की जनगणना नहीं हुई है तो ये रिपोर्ट कहां से बन गई और कैसे पता चल गया, और दूसरा कि एन चुनाव के समय इस तरह से क्यों बात हो रही है। पहले मुसलमानों के आरक्षण पर बात हुई, अब मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि पर हुई। पहले ये कह के खारिज किया गया, जब ये खारिज नहीं हुई रिपोर्ट और रिपोर्ट बनी रही तो अब तमाम तरह की बातें हो रही। मैं फिर से वहीं चला जाऊंगा और दर्शक कहेंगे कि इस आदमी के दिमाग में कुछ भरा हुआ है कि कोई भी बात हो, कोई समस्या हो, ये ले जाके मोहम्मदवाद के मूल पर बात करने की बात करने लगता है। दद्दा ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात की। पिछले साल का इंसिडेंट आप लोग भूले नहीं होंगे, जब किसी कंपनी का सीईओ या वाइस प्रेसिडेंट जो रहता था मुंबई के पॉश इलाके में, पॉश अपार्टमेंट में, बकरीद के समय उसका झगड़ा हुआ अपने पड़ोसियों से क्योंकि वो अपने फ्लैट में बकरा ले जाएगा। भाई साहब, ज़ॉम्बीज का इलाज जब तक आप उनका मानसिक परिवर्तन नहीं करेंगे ना, नहीं होगा। चाहे असगर वजाहत हो, चाहे अब्दुल पेंटर हो, वो मानते हैं कि बच्चे अल्लाह की देन है और हम उसको नहीं रोक सकते। और वैसे भले ये कह दें कि कॉन्डोम सबसे ज्यादा इस्तेमाल मुसलमान करते हैं, लेकिन ये तर्क चलेगा नहीं। मैं अभी जिस जगह पर हूं, मैं अभी वो मोहम्मदवादियों से भरी हुई जगह है, मतलब बहुसंख्यक हैं वो। यहाँ मैं अक्सर सड़क पर जब निकलता हूँ तो देखता हूँ 2-3 टेंट है और उसके साथ 5-6 बच्चे बच्चियां, और वो बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम में है। 2-3 टेंट है, मतलब सास होगी, पतोहू होगी, या जो भी, या ननद होगी, और उसके साथ बच्चे कैसे हैं, 2 साल है, 4 साल है, 6 साल है, 8 साल है, 12 साल है। तो वो, और ये एकदम आम दृश्य है। आप इस चीज को उन तर्कों से नहीं झुठला सकते कि मुसलमानों की, वो एक टर्म होता है जो प्रति युगल जो संतानोत्पत्ति की दर होती है उसका एक औसत निकालते हैं, तो वो मुसलमानों में लगभग 4 था 1947 के समय, और अभी कुछ घट के कुछ 3-3.5 हुआ है। तो उसको दिखाया जाता है कि भाई मुसलमानों में बहुत घटोतरी हुई है, और हिंदुओं में तो वैसी नहीं हुई है क्योंकि हिंदू पहले से कम था। भाई अमेरिका अब कितना प्रोग्रेस कर लेगा, और यही वजह है कि 2008 की मंदी से बचने वाले लोग मनमोहन सिंह जी को इसका श्रेय देते हैं। प्रभु, आपकी इकोनॉमी उतनी पहुंची ही नहीं थी और उतनी विश्व व्यवस्था में जकड़ी नहीं थी कि अमेरिका की मंदी का आप पर प्रभाव पड़े। अभी भी आपके यहाँ रिटेलर्स बचे हुए हैं। अभी भी आपको कोविड से किसने बचाया? खोमचा ठेले वालों ने। आपकी पूरी इकोनॉमी को कौन सपोर्ट कर रहा है? खोमचा ठेले वाले कर रहे हैं साहब। आपकी अधिकतर इकोनॉमी डेट पर और बाकी बड़े बड़े संजालों पर आश्रित नहीं है। वो बड़े शहरों की बात होगी। अभी भी आपकी इकोनॉमी क्या है? अधिकतर आपके यहाँ कुल मिला के 10 करोड़ लोग तो देते हैं इनकम टैक्स साहब। ये 90 करोड़ लोगों की अर्थव्यवस्था क्या वैसे चल रही है क्या? खैर, बात दूसरी तरफ निकल गई। तो वो तर्क भी बंद होना चाहिए। और सबसे बड़ी मूर्खता जो रवीश टाइप अवनीश भाई के दोस्त कर रहे हैं, रवीश पांडे टाइप, आपके सारे दोस्त इतने मूर्ख क्यों हैं साहब? चाहे रवीश हो, चाहे अजीत हो, चाहे कोई भी हो, ये लोग खारिज कर रहे हैं कि साहब जनगणना नहीं हुई तो कैसे ये रिपोर्ट आ गई। अरे भोले बलम, जनगणना एक सतत प्रोसेस है, वह प्रक्रिया बंद ही नहीं होती है। अभी आपने अपने आधार कार्ड से कुछ किया, अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड से कुछ किया, आप दर्ज हो गए सरकार की मशीनरी में। और जितनी समितियां हैं सरकार की, हर एक भाई, स्वास्थ्य वाला जो होगा वो अपने हिसाब से सर्वे करता है, आर्थिक वाला होगा वो अपने हिसाब से करेगा,
आपको क्या लगता है कि केवल एक बार जो 10 साल में जनगणना हुई हो गई? ऐसा कुछ नहीं होता है। और कितनी समितियों की रिपोर्ट आती है भाई, हर एक। आप रक्षा वाले का पढ़िए, उसमें भी होगा कि भाई इतनी आबादी पर इतना सैनिक जरूरी है, तो ये जरूरी है। अब 2 मिनट में मैं आपके प्रश्न पर आता हूं कि जनसंख्या जो बढ़ी है, देखिए एक तो कन्वर्जन है, लेकिन कन्वर्जन की वजह से क्रिश्चियंस की जनसंख्या बढ़ी है, वो प्योर कन्वर्जन है जितना भी बढ़ा है। क्योंकि एक तो ईसाई यहाँ कोई है नहीं जो वेटिकन से आया हो, सारे सो कॉल्ड एंग्लो इंडियन और उस तरह के लोग हुए। और उसके बाद जैसे साउथ की इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं जो कन्वर्टेड हैं। साउथ के एक आध चीफ मिनिस्टर हैं जिनको कहा जाता है कि वो क्रिप्टो क्रिश्चियंस हैं बाकायदा। और ये जो नाबदानी कीड़ा है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का बेटा, उसने तो कहा है कि मुझे ईसाई होने पर गर्व है। अब तो बिहार तक ये बीमारी आ गई है। तेजस्वी यादव के बारे में कहा जा रहा है कि वो अपनी पत्नी की वजह से कन्वर्ट हो गए हैं या होने वाले हैं क्रिप्टो क्रिश्चियन। चूंकि इन सब का कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए मैं अपनी तरफ से ये बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये बातें आती हैं। क्रिश्चियंस की आबादी प्योरली कन्वर्जन से बढ़ी है। मुसलमानों की आबादी, जैसा कि दद्दा ने कहा, उनके प्रोडक्शन से बढ़ी है और कहीं कोई कमी नहीं आई है। हाँ, मुसलमानों का जो मध्यम वर्ग है, चाहे वो जितना भी छोटा हो, उसमें कुछ परिवारों में कहीं कहीं वो परसेंटेज इतना कम है जो चाहते हैं कि छोटा परिवार हो हमारा, या जो भी हो, जैसे कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई पत्रकार है, या जो भी, तो वो हिस्सा इतना कम है कि वो नगण्य है। और जगह जगह ये जो पेट्रो डॉलर से सभ्यताएं समृद्ध हो रही हैं, जो वहाबी विचारधारा आई है। मैं जिस जगह रह रहा हूँ वहां मंदिर 1 या 2 है, लेकिन एकदम नई मज़ारें हैं, मस्जिदें हर एक कदम पर। और आप देख सकते हैं पूरे मिथिलांचल का, पूरे सीमांचल का जो हाल है, या सिवान की तरफ आप चले जाइए, क्योंकि गोपालगंज से सबसे ज्यादा लोग जाते हैं सऊदी, और सहरसा में सबसे ज्यादा टिकट बिक्री होती है। तो ये सारे कारण हैं। आप इसको एक किसी इस पर लाके नहीं कह सकते हैं, और मूल पर बात करनी होगी कि जब तक मुस्लिम समाज आत्मचिंतन नहीं करेगा, मंथन नहीं करेगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। बिल्कुल। आपने असली जो सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि इसमें एक समाज, देखिए प्रधानमंत्री क्या कहेंगे, वो आपने कह दिया, बेडरूम में थोड़ी ना जाके खड़े होंगे, न किसी को उकसाएंगे न किसी को रोक सकते हैं। सरकार कोई पुलिस डंडा लेके बच्चे न पैदा करवा सकती है और न ही पैदा हो रहे बच्चों की संख्या कम करा सकती है। लेकिन बाबा जी, दरअसल एक बेसिक जो मूलभूत अंतर है, खास तौर से शेष जो धर्म है और उसके सामने जो मुसलमानों का मामला है। आप लंदन मेयर के चुनाव को अगर अभी ध्यान दें, तो सादिक खान वहां 40% वोट लेके तीसरी बार जीत जाते हैं। मजे की बात यह है कि वहां जो लगभग आबादी है उसमें 40% मतदान ही होता है। तो एक तरफ लोगों का इंटरेस्ट न लेना, दूसरी तरफ यहाँ पर संख्या ज्यादा, यहाँ भी कहा जाता है साहब 14 बच्चे होंगे तो 14 ज्यादा कमाएंगे। एक चीज का और फर्क आप देखिए कि हिंदू कम बच्चे पैदा करता है ताकि उसकी वेल्थ जो है वो बनी रहे, क्योंकि उसके पास बांटने के लिए है। एक तर्क ये दिया जाता है कि मुसलमानों के पास आपस में एग्जिस्टिंग ऐसा कुछ नहीं है कि जिसका बंटवारा होने का उनको खतरा हो, बल्कि अगर वो नंबर्स में ज्यादा हो गए तो राशन ज्यादा पाएंगे, नंबर्स में ज्यादा हो गए तो मस्जिदों में संख्या ज्यादा होगी, सरकारी योजनाओं का फायदा उठाएंगे। इसीलिए शायद वो कहते हैं कि अल्लाह मियाँ की देन है। भाई खिलाएगा मोदी, लेकिन बच्चा आएगा अल्लाह मियाँ की नेमत से। तो ये जो है कि संख्या ज्यादा विस्तारवाद के साथ ये मैच करता है, और कहीं ना कहीं ये वो मजहबी कंडीशनिंग है जिसकी वजह से वो आप जो कह रहे हैं कि भाई ज्यादा परिश्रम करते हैं, ज्यादा श्रम करते हैं और फिर नंबर्स में ज्यादा बढ़ते हैं। सर, अगर आप इस्लाम की सोच को देखें तो आज भी इस्लामिक सोच जो है वो 1400 साल पहले उनका रिकॉर्ड अटक गया था और वहीं पे लगातार बज रहा है। अगर आप 1400 साल पहले की तत्कालीन अरेबियन वर्ल्ड की अगर परिस्थितियों को याद करें तो उसमें क्या था कि वो अपने
एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहे थे और उनको वहां पर एग्जिस्ट करने के लिए बहुत तेजी से संख्या बढ़ानी थी। इसलिए उन्होंने कहा कि भैया चाहे जैसे अपनी संख्या बढ़ाओ, नहीं तो पेरिश कर जाओगे, क्योंकि वहां कबीलाई युद्ध चल रहे थे आपस में। उसके बाद जब थोड़ा सा इस्टेब्लिश हो गए, संख्या बढ़ गई, पहले तो मात्र 250, 300, 400 थे, फिर बढ़ के 50,000 के आसपास तक हो गई थी कुछ सालों में। तो फिर क्या हुआ कि ये जब युद्ध में माले गनीमत और लूट के लाने लग गए, तो उसका बंटवारे का हिस्सा ऐसे हुआ कि आधा तुम्हारा आधा हमारा लूट का। और जो औरतें थी बोले वो सब तुम्हारी। तो इनका था कि पुरुषों को मार दो, युद्धबंदियों में पुरुषों को मार दो और औरतों को रख लो, औरतों चाहे जहां मिल जाए औरत को लूट के ले आओ। तो इतनी ज्यादा औरतें हो गई थी समाज में और इस कदर एनार्की, सेक्सुअल एनार्की फैल गई थी। तो उसका हल निकाला कि भैया एक एक को 4-4 अलाउ किया, एक एट अ टाइम। फिर यहां तक अलाउ किया कि अरे यार अगर 4 के बाद रखना है तो एक आध को निपटाते जाओ, 3 तलाक बोल दो। तो सर वो हर समस्या का तात्कालिक सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन, हर समस्या का सॉल्यूशन बहुत आसान था। रात को सो एक आयत उतरती थी, सॉल्यूशन तो होता था उसमें। एवरी आयत वाज अ सॉल्यूशन टू सम प्रॉब्लम। कितना सिंपल फॉर्मूला था सर। उसके बाद उससे एक और सेक्सुअल एनार्की फैली कि जब चारों तरफ युद्ध बंदियों की बेवाएं ही थी, एक आदमी पे 20-20, 25-25, 50 तो मेहरारू हो गई थी, तो सेक्सुअल एनार्की फैल गई। तो अंत में एक ऐसी आयत उतारनी पड़े कि हे भैया 2-4 तो बख्श दो। कौन कौन? कि अपनी सगी माँ और सगी बहन जो माँ का दूध पी है, उनको तो बख्श दो। सर ये 1400 साल पुरानी व्यवस्था है। और उसमें अंत में उस आयत मैंने पढ़ी है, उसमें अंत में लिखते हैं अब तक जो हुआ सो हुआ। इसका मतलब पहले इसमें भी गड़बड़ हो रही थी, इतनी सेक्सुअल एनार्की थी। तो सर अब आपको याद होगा आज से कुछ दिन पहले एक वो सवाल उठा था कि अगर चचा जान फौत हो जाए तो चाची से निकाह संभव है? तो मौलवी साहब ने फतवा दिया हाँ जी संभव। एक और बड़ा मशवरा आया था कि अगर बीवी आने में देर कर दे तो आला तनासुल बेटी की रानों के बीच में अगर घुसेड़ दिया जाए तो लज्जत जो है वो बीवी से बराबर या कम ही रखो। अगर लज्जत बीवी वाले लज्जत से बराबर या कम रहेगी तो निकाह जो है, ऐसा एक विमर्श हुआ था कि नहीं हुआ था? मैंने आपसे चर्चा की थी। तो सर और चाचा की बेटी, चाची, अपने घर में जो बच्चियां हमेशा 24 घंटे आपके इर्द गिर्द हैं, उनसे निकाह जायज है, बल्कि सबसे अच्छा है। तो सर आप सोचिए ना, मान लीजिए आप एक उद्योगपति हैं और आपको धका-धक फैक्ट्री लगानी है। तो हमारे जैसे आदमी के लिए तो जगह ही जमीन नहीं है, कहाँ लगाऊं फैक्ट्री? वहां क्या है, अरे जहां जाओ वहां फैक्ट्री लगाओ, अपने घर ही में 25 फैक्ट्री लगाओ, घर ही में इतना प्लाट खाली है। तो सर जब फैक्ट्री लगाना इतना आसान है, चचा मर गए तो चाची में फैक्ट्री लगा दो, बीवी आने में देर कर दो तो बेटी में फैक्ट्री लगा दो, चचेरी बहन में फैक्ट्री लगा दो, बहनों में फैक्ट्री घुसेड़ दो, कहीं नहीं प्रोडक्शन होगा। तो सर इसका हल क्या है? देखिए अब क्या है कि जब से इंटरनेट का जमाना आया है ना, इंटरनेट ने थोड़ा सा एजुकेट करना शुरू किया है और अब लोगों ने खुद ही कहना शुरू कर दिया है कि है नहीं आ रहे चाची की तो बख्श दिहल जा भाई। सर पहले समस्या के कारणों पर विचार कीजिए। कारण इसलिए कि इनकी फैक्ट्री बहुत ज्यादा है और फैक्ट्री में प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैंने इसीलिए आपसे ये सवाल पूछा कि क्या वो जो मजहबी कंडीशनिंग है, और बात वही निकल के आई कि शुरुआत में इनका विस्तारवाद इनकी जरूरत थी, बाद में वो मजहब का एक रिचुअल बन गया और एक मजहबी कंडीशनिंग हो गई कि नहीं साहब हमको तो अल्लाह की देन है और बच्चे ज्यादा पैदा करने हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण आपने बात कही कि साहब अगर दूध के रिश्तों को रोका गया है तो इसका मतलब है
कि खतरा वहां भी था, इसलिए कुछ एक छोटी सी ही सही लेकिन एक लिस्ट बनाएगी कि भैया इनको तो बख्श दो। तो यहाँ ये साफ निकल के आ जाता है कि मजहबी कंडीशनिंग तो है और वही जो समस्या का असली कारण है। और जहां पर जितना ज्यादा इनके अंदर आत्मविवेचना की शक्ति अगर ऊपर वाला दे तो ही ये संभव है समाज के रूप में। व्यालोक भाई, अब एक समाधान, प्रैक्टिकल समाधान भी निकल के आ सकता है। भाई हिंदुओं की आबादी घटे बढ़े, लेकिन इन टोटलिटी भारत की आबादी तो लगभग अब 1.5 के आसपास चल रही है। प्रधानमंत्री जब शपथ लिए तो 125 करोड़ देशवासी कहते थे, अब 150 करोड़ देशवासी कहने लगे हैं। तो ये इन टोटलिटी भारत की आबादी में ही तो आता है। हिंदू बढ़े, मुसलमान बढ़े, सिख बढ़े, पारसी बढ़े, वो सारे बढ़ते रहे। तो सरकार के स्तर पर अगर जो किसी को एक निदान या इस समस्या का हल समझ में आता है, वो एक लाइन में आता है कि साहब जनसंख्या नियंत्रण बिल या जनसंख्या नियंत्रण कानून। हालांकि चीन जैसे देश ने इसका प्रयोग किया, अब उसके वो दंश झेल रहा है। भारत में इसकी कहीं कोई आवश्यकता आपको दिखाई देती है? क्योंकि जब से ये सर्वे आया है तभी से शुरू हो गया, मोदी जी रोक दो। अरे मोदी सलमा को कैसे रोकते हैं? या आपको भाई साहब मिस्टर शर्मा, मिस्टर वर्मा जी, आपको कैसे कहते हैं? जो आपने कह दिया बेडरूम में जाके उल्लू लुलू तो करेंगे नहीं। तो सरकारी स्तर पर समाज नहीं अपने नहीं, तौर पर जब वहीं नहीं जा सकते चेते हैं। चेते नहीं, गलत बात है। मोदी अपनी जिम्मेवारी नहीं भाग सकते हैं। मोदी को हर रात जाके सलमा के ऐसे हाथ रख देना चाहिए, हे सलमा नहीं है आज मत करो भाई, बहुत प्रोडक्शन हो गया, ठीक फैक्ट्री ठीक करो। मोदी को ठीक हाथ रख ठीक, देना इस पर मोदी चाहिए। जी की भूमिका पर हाँ, बिल्कुल सर, मोदी जी की इसमें क्या भूमिका हो सकती है, इस पर हम लोग एक अलग चर्चा कर लेंगे, और किस तरीके से भूमिका हो सकती है इस पर भी अलग चर्चा कर लेंगे, क्योंकि निश्चित तौर से सवाल सबसे ज्यादा ये रिपोर्ट आने के बाद मोदी जी से ही पूछा जा रहा है। जनसंख्या नियंत्रण बिल जैसी कोई चीज कारगर हो सकती है क्या, या इस देश को अब उसके बारे में सोचना चाहिए क्या? क्योंकि समाज के तौर पर भूमिका नहीं ठीक से निभाई जा रही है, खासतौर से मुस्लिमों द्वारा। इस देश में सख्त जरूरत है जनसंख्या नियंत्रण कानून की, और कड़े से कड़े प्रावधान उसमें होने चाहिए। इनफैक्ट इस देश में आज से जरूरत नहीं है। जब हम लोग 80 करोड़ हुए थे, तब मुझे याद है कि बड़ा सा बिलबोर्ड लगा था 80 करोड़ देशवासी, और उस समय शायद तहलका फिल्म रिलीज हुई थी। आज हम लोग 140 करोड़ हैं, ज्यादा ही होंगे। ये जो रिपोर्ट आई है इसमें बहुत सारे मोहम्मदवादियों ने अपनी पहचान छुपाई भी होगी, बहुत सारी, क्योंकि जमीन पर जब आप देखते हैं तो आपको ये 14% वाला झुनझुना समझ में नहीं आता है। उनकी आबादी कम से कम 20-22-23% हो चुकी है, ऑलरेडी हो चुकी है। उसमें रोहिंग्या भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं, सब कुछ है। सरकारी प्रयास बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन संजय गांधी की तरह अंधेपन वाले प्रयास नहीं होने चाहिए कि बुजुर्गों का कर दिया, बच्चों का कर दिया। आप जब भी टारगेट ड्रिवन चलेंगे तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन मैं इसके पक्ष में कतई नहीं हूं कि आप उनको जागरूक करते रहिए। 70 साल से आप जागरूक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो आपको सरकारी जितनी दावतें हैं वो बंद करनी होंगी कि अगर किसी के 2 से अधिक बच्चे हैं तो फलानी चीज आपको नहीं मिलेगी, आयुष्मान कार्ड नहीं मिलेगा, फलाना ये है। जितनी सरकारी स्कीम है सब आपके लिए बंद, ये आप कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में मतलब ये बाकायदा हो चुका है, सरकारी योजनाओं की नहीं, लेकिन उसकी जो बातें हैं कि भाई 2 से अधिक होने पर कुछ चीजें आपको नहीं मिलेंगी। तो अब राज्य खुद ब खुद पहल करेंगे, क्योंकि ये राज्यों का विषय है। केंद्र इसलिए इस पर एक बहुत समग्र कानून लाके अपनी पहले से ही बहुत सारे पचड़े हैं उसमें और बढ़ोतरी नहीं करना चाहता। हालांकि जिस दिन केंद्र को लगेगा तो अभी जो शासक हैं मुझे नहीं लगता कि वो देरी करेंगे। और राज्यों में झगड़ा शुरू हो चुका है। साउथ के राज्य बाकायदा कह रहे हैं कि हम नॉर्थ के प्रोडक्शन का भार क्यों सहें। ठीक बात, साउथ के राज्यों ने शुरू कर दिया है। तो इसलिए ये जो आप कह रहे हैं ना कि इसका समाधान क्या हो। और देखिए एक अंतिम बात, मैं इसको बस निष्कर्ष दे रहा हूं, इसलिए बचपन में अर्थशास्त्र लिया था मैंने 8वीं 10वीं में, तो मैं पढ़ता था मॉल्थस का सिद्धांत, तो उसका था अपना, और उपयोगिता नियम वगैरह वगैरह। और उसी में एक बात थी कि भारत की जनसंख्या अधिक क्यों है, ये ससुरा मतलब परमानेंट क्वेश्चन था। और उसमें लिखा जाता था कि अशिक्षित और मजदूर वर्ग में मनोरंजन की कमी
तो मुझे सीरियसली 8वीं में समझ में नहीं आया कि ये ससुर मनोरंजन की कमी से बच्चे कैसे बढ़ रहे हैं। तो ये चीज मैंने अपनी मैडम से पूछ दी जो पढ़ाती थी। मैंने कहा मैम मनोरंजन की कमी, मैंने रेडियो नहीं है, टीवी नहीं है, तो इससे बच्चे क्या क्या मतलब लेना देना। अच्छा, मैंने ये पूरी मासूमियत में पूछा था दर्शकों और आप दोनों भाई लोग। मैडम को लगा कि मतलब गांव कस्बे के लड़के बदमाश होते ही हैं, तो ये बदमाशी कर रहा है। मैडम बहुत बिगड़ गई। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिता से मैं शिकायत करती हूँ, तुम इतने अच्छे परिवार के लड़के हो गए और ये क्या सब घटिया क्वेश्चन पूछते रहते हो। तो मैं वैसा ही, क्योंकि और मैं सच्चा था, तो मैंने कहा कि आपको सवाल का जवाब आता नहीं है और आप हम पर नाराज हो रही हैं, छोड़िए। और वो प्रकरण खत्म करके जब मैं घर आया तो मैंने पिताजी को कहा, तो पिताजी मुस्कुराए और बोले कि गलत जगह गलत सवाल आपने पूछा है और आपकी मंशा क्या है ये तो कोई आपके दिमाग में घुसेगा नहीं ना। तो उन्होंने मुझे बताया कि मनोरंजन का अर्थ क्या होता है और क्यों कमी होती है। तो ये मनोरंजन के लिए अब तो भाई मोबाइल भी आ गया है, अब तो जनसंख्या कम कर लो। ठीक है, ये निकल के आता है कि देखिए समाज के स्तर पर आत्मचिंतन की बात बाबा जी ने कही, वो तो करना है, लेकिन ये समाज खासतौर से भारत के मुसलमान समाज में आत्मचिंतन की कोई बात कब आएगी, ये बहुत दूर की कौड़ी है। अब तो प्रधानमंत्री जी भी 2 टर्म के बाद थकने के बाद उनको आत्मचिंतन की सलाह देने लगे हैं कि समझ जाओ। तो ये सारी चीजें जरूर हो रही हैं। उसी के साथ अब ये भी कहा जा सकता है जो आपने तर्क दिया मनोरंजन वाला, हालांकि टीचर किस बच्चे को कैसे उसके सवाल को लेती है, वो उस बच्चे की रेपुटेशन पर भी डिपेंड करता है कि लोग सवाल पूछेंगे तो मैडम ने कैसे लिया होगा। वो पूरी तरीके से जानती होंगी कि ये जानबूझ के बदमाशी कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं समाज को भी सोचना होगा, और अगर समाज नहीं सोचता है तो सरकारों को भी आगे आना होगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून उनमें से एक ऐसा सरकारी हल है जिसको कि राष्ट्रव्यापी तौर पर लागू किया जा सकता है, क्योंकि सलमा और अब्दुल लगातार मनोरंजन अब भी करते रहें तो या तो कोई फ्री स्कीम चला दी जाए कि सलमा को टैबलेट और अब्दुल को बड़ा एंड्रॉइड फोन दे दिया जाए, उसमें जो है यूट्यूब का पैसा भी दे दिया जाए, वो वाला जो 149 रुपए जिसमें कि विज्ञापन नहीं आते हैं, कहीं विज्ञापन से ही चिढ़ के अब्दुल जो है वो मनोरंजन न खोजने लग जाए। तो समाज को अपनी जगह पर सोचना पड़ेगा, सरकारों को भी आज नहीं तो कल सोचना ही पड़ेगा। धकाधक और टकाटक, एक तरफ राहुल गांधी का टकाटक, दूसरी तरफ ये जो आर्थिक सलाहकार परिषद की अभी फिगर आई है इसमें धकाधक, ये दोनों नकारे जाएंगे इस देश में। निश्चित तौर पर एक समाज जब नकारेगा तब जाके होगा। राहुल गांधी के टकाटक को तो खैर देश नकार ही रहा है, 2019 में भी नकारा 76,000 को, 1 लाख के टकाटक को। तो कुल मिला के ये है कि बच्चे अल्लाह की देन नहीं है। बाबा जी ने जैसे कहा कि बच्चे तो नीचे वाला देता है, बिल्कुल नीचे वाला देता है, सुधरना भी नीचे वालों को ही होगा। और दर्शकों, मोदी जी की इसमें क्या भूमिका है, इस पर तो बाबा जी के साथ एक अलग पूरा फुल फ्लेज वीडियो बनेगा, तब पता चलेगा कि आखिर मोदी जी बच्चे कैसे बढ़ा सकते हैं या रोक सकते हैं। क्योंकि बाबा जी ने कहा, और देश तो मुझे लगता है बाबा जी बहुत सारे लोग तो इसी बात पे मोदी जी से इस्तीफा मांग लेंगे, उनके समर्थक ज्यादा मांग लेंगे कि आप जो है अब्दुल को रोक ही नहीं पा रहे हैं, सलमान पे आपका अख्तियार नहीं है, आपके पसमानदा आपके पीछे ये खेल रहे हैं। तो इस पर एक अलग चर्चा बनती है। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि एक बेहद गंभीर विषय पर हम लोगों ने जो इन टोटलिटी बात की उसमें कुल निकल के यही आया कि एक समाज के तौर पर हमें चेतना होगा, और सरकारों से भी अपेक्षा है कि कभी न कभी अगर जरूरत समझ में आती है तो कानून भी लेके आइए, ये देश स्वागत करेगा। और सरकार ऐसी है कि उससे ऐसी अपेक्षा की जा सकती है। बाबा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बैलोक भाई आपको धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हम तीनों को आज्ञा दीजिए।